वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। ये हम पेपर नंबर 15 जो स्ट्रेटजिक कोर्स मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पेपर नंबर 15 जो फाइनल लेवल का है उसकी थर्ड क्लास ले रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासें ली हैं जो जिसमें हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग को बताया है। आज का जो टॉपिक है दिस इज टॉपिक नंबर 1.3 काइजन कॉस्टिंग। तो इससे पहले जो 2 मैंने क्लास ली हैं उसमें अगर आपको कोई तकलीफ है कुछ समझने में तो लेट मी नो थ्रू कमेंट। और अगर कोई इशू है तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके साथ इंटरेक्शन बना रहे और मैं उसी लेवल से पढ़ाऊं जिस जो आपको समझ में आए। आई हैव maybe many level of explaining the things, but I have to reach on a level where the student can learn easily. तो पहले 2 क्लासों में मुझ पे कुछ फीडबैक की आई थी कि भाई हमें एग्जाम में लिखने के लिए कुछ जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसमें हमें कुछ पॉइंट्स में समझाया जाए जिससे कि हम अपनी बात को लिख पाएँ, पूरा समझा के लिखा जाए। तो आज का टॉपिक तो ये थियोरेटिकली है काइजन कॉस्टिंग, तो मैं इसमें वही अप्रोच यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए। तो फिर मैं आपको इसको काइजन कॉस्टिंग को पॉइंट्स के फॉर्म में समझाता हूँ कि इसको कैसे हम करते हैं, राइट। तो काइजन कॉस्टिंग का क्या मतलब है? काइजन कॉस्टिंग का मतलब है जो ये जापानीज कल्चर से आया है। नॉर्मली जापान से ही सारी कॉस्टिंग टेक्निक्स आई हैं। तो काइजन जो आपका है काइजन कॉस्टिंग में क्या होता है बेसिकली, इसका काइजन का जो मतलब होता है, जो जो ये वर्ड काइजन है, काइजन का मतलब सिंपल होता है, इट इज द समथिंग चेंज फॉर बेटर। इसका सिंपल ये मतलब होता है। हालांकि इसको लोग अलग अलग तरीकों से बताते हैं करके, लेकिन इसका सिंपल मतलब होता है, काइजन का मतलब होता है चेंज फॉर बेटर। काइजन का मतलब है चेंज फॉर बेटर। अब चेंज फॉर बेटर मतलब हमें क्या करना है कि हमें बेटरमेंट के लिए काम करना है। किस चीज के लिए? जो भी हम प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं उसमें हम कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ चेंजिंग चाहते हैं, कुछ कोई प्रोसेस है, कोई प्रोडक्ट है, कोई कोई असेंबली लाइन है, उसमें हम वी वांट समथिंग दैट हम चाहते हैं उसमें कुछ चेंज आए जो बेटरमेंट के लिए हो। अब बेटरमेंट होने के लिए क्या होगा फिर उसमें, उससे उसका या तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, या फिर कॉस्ट में रिडक्शन आएगा। तो अब जो काइजन कॉस्टिंग है इसमें उससे चलने से पहले मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट और समझाना चाहता हूँ। 2 कॉन्सेप्ट में पहली एक कॉन्सेप्ट तो है ये आपकी वैल्यू। अब आप वैल्यू को समझिए कि वैल्यू होती क्या है। वैल्यू बेसिकली क्या होती है कि वैल्यू वैसे तो कई तरह की हो सकती है। एक आपकी जो एक तो यूज वैल्यू हो सकती है, ठीक है? यूज वैल्यू हो सकती है और एक एस्टीम वैल्यू हो सकती है। इसी से मैं आपको समझा के कॉन्सेप्ट को लिंक करूंगा जिससे आपको बिल्कुल ये इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको समझ जाएंगे। देखिए यूज वैल्यू और एस्टीम वैल्यू क्या है। काइजन कॉस्टिंग का मतलब था कि चेंज फॉर बेटरमेंट। बेटरमेंट किसका? किसी प्रोडक्ट का, किसी प्रोजेक्ट का, किसी प्रोसेस का, किसी असेंबली लाइन का, किसी कंस्ट्रक्शन सिस्टम का, या कुछ भी। क्या हम करेंगे उससे? उसकी वैल्यू में हम चेंज लाएंगे, वैल्यू को इंप्रूव करेंगे। वैल्यू इंप्रूव करने से क्या हो, कैसे होगी? या तो उसके प्रोडक्ट की कोई फंक्शनैलिटी में चेंज आए, कोई उसकी यूटिलिटी में चेंज आए, उसकी उपयोगिता बढ़े, या फिर उसकी कॉस्ट कम हो, दोनों तरह से वैल्यू बढ़ेगी। तो वैल्यू क्या होती है? वैल्यू को आप समझे तो एक तो यूज वैल्यू होती है और एक एस्टीम वैल्यू होती है। यूज वैल्यू का क्या मतलब है जी? यूज वैल्यू का आप ऐसे समझिए कि जैसे एक आपकी कार है। अब कार जो है, अब यहाँ मॉडल का नाम लेना तो बड़ा ठीक नहीं है। कार कार जैसे एक तो सिंपल एक बेसिक कार है। सपोज चलो मैं ले लेता हूँ नाम। एक तो मान लो एक मारुति 800 है, ठीक है? मारुति, अब तो यानी बंद होगी। मारुति मान लो, चलो एल्टो ले ली। एक तो मारुति एल्टो है और एक एक मारुति की कोई जो है मारुति की दूसरी कोई कार है। मान लो एक ही कंपनी की बात करते हैं, मारुति की दूसरी कोई कार है, ब्रेजा आई थिंक आ रही है आज, ब्रेजा के नाम से आ रही है, मुझे एग्जैक्ट मॉडल नहीं पता। तो अब दोनों कार का फंक्शन क्या है? दोनों कार का फंक्शन क्या है? सिंपल, कार का मतलब है ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है? दोनों का बेसिक यूज वैल्यू दोनों की उसको मूवमेंट कराना है पैसेंजर को। लेकिन जो ये एस्टीम वैल्यू है, एस्टीम वैल्यू किस चीज से आ रही है? इसमें कंफर्ट के लिए जो आ रही है, ये हो सकता है मान लो अगर ये हो सकता है 3 लाख की हो, तो ये हो सकता है उससे दुगनी कीमत की 8 लाख की या 7 लाख की होगी। मीन्स कहने का क्या हुआ कि यहाँ बेसिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसकी जो है इसमें कंफर्ट में और एक सोशल वैल्यू में उसमें फर्क आ गया एकदम से। तो इसको एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? इन वैल्यू को इम्प्रूव करना पड़ता है, ठीक है? तो वैल्यू वैल्यू को इम्प्रूव करते हैं हम इससे। तो यहाँ मैं जगह बनाने के लिए फिर आपको इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ।
तो काइजन कॉस्टिंग में आप चेंज फॉर बेटरमेंट करते हैं। तो चेंज कैसे करते हैं आप? वैल्यू को इम्प्रूव करके। वैल्यू को इम्प्रूव कैसे करेंगे? जैसे वैल्यू मैंने पिछली क्लासों में बताया था कि आपकी जो वैल्यू होती है वो अ, आपकी क्वालिटी या और इसका कॉस्ट, ठीक है। तो वैल्यू कैसे बढ़ेगी? या तो हम इसको इम्प्रूव करें, ठीक है, या फिर इसको डिक्रीज करें, कॉस्टिंग को। तो कॉस्टिंग को डिक्रीज करें या फिर वैल्यू को, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। काइजन कॉस्टिंग में, चूंकि ये कॉस्ट, काइजन का मतलब प्रोसेस को इम्प्रूव करना भी होता है, लेकिन यहाँ कॉस्टिंग व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं तो केवल कॉस्टिंग की ही बात हम करेंगे कि काइजन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं। काइजन कॉस्टिंग अगर आप इसकी मीनिंग समझें तो ये फिर काइजन कॉस्टिंग जो होती है वो कंटिन्यूस छोटे छोटे कॉस्ट को हमें रिड्यूस करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट को रिड्यूस करते जाते हैं, जिससे उसकी अल्टीमेटली कॉस्ट कम होती है, वो एक ह्यूज अमाउंट में हमें दिखती है। इसमें हमें क्या होता है, ये कब होता है? अब देखिए दोनों का मतलब एक ही है, काइजन कॉस्टिंग कहें या वैल्यू इंजीनियरिंग या वैल्यू एनालिसिस आप समझते हैं। एक टर्म मैं और आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये शायद आप किताब में ढूंढने में दिक्कत होगी। एक तो होती है आपकी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एक तो आपकी होती है वैल्यू इंजीनियरिंग या वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। ये ऑलमोस्ट एक ही टर्म है, इनका फर्क थोड़ा सा ये होता है कि वैल्यू इंजीनियरिंग जो होती है वो डिजाइन फेज में हम उसमें अप्लाई करते हैं। जब डिजाइन कर रहे होते हैं तब हम उसका डिटेल एनालिसिस करके उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं सब्सटेंशियली। और वैल्यू एनालिसिस जो होता है वो एग्जिस्टिंग किसी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट की हम कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं डिटेल एनालिसिस के थ्रू। ये वैल्यू एनालिसिस, ये वैल्यू इंजीनियरिंग जो थी, ये एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी जिसको जीई के नाम से आप जानते हैं। तो इन्होंने 1940 में वो उनके इंजीनियर्स ने ये चीज को इम्प्रूव, मतलब अप्लाई किया था वैल्यू एनालिसिस को। वैल्यू एनालिसिस और काइजन में बड़ी सिमिलैरिटी है, ठीक है, लेकिन इसकी स्टेज का फर्क है। आपके ये सवाल हो सकता है कई बार डिस्टिंग्विश करने में भी पूछे जा सकते हैं। तो वैल्यू एनालिसिस और काइजन में क्या फर्क है? वैल्यू एनालिसिस जो होता है वो भी बेसिकली कॉस्ट रिड्यूस करता है, वो, लेकिन वो कब करता है? वो डिजाइन व्यू पॉइंट से करता है और बहुत एक सब्सटेंशियल कॉस्ट होती है। काइजन में क्या होता है? काइजन में बहुत ही स्मॉल लेवल की कॉस्ट, स्मॉल स्मॉल कॉस्ट, स्मॉल और कंटिन्यूस कॉस्ट इसमें करते हैं। और वैल्यू एनालिसिस में क्या करते हैं? वैल्यू इंजीनियरिंग में आपका डिजाइन फेज में ह्यूज कॉस्ट कम हो जाती है, सब्सटेंशियल कॉस्ट, मतलब आप कह सकते हैं उसको कि डिजाइन फेज पे हम सब्सटेंशियल कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। काइजन कॉस्टिंग में आप क्या करते हैं? एक कंटिन्यूस कॉस्ट को, लेकिन ये कब करेंगे? जो काइजन कॉस्टिंग किसी होगी, किसी एस्टेब्लिश एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की या प्रोसेस की आप करेंगे। जबकि वैल्यू इंजीनियरिंग वगैरह जो होती है, ये वैल्यू इंजीनियरिंग का वहाँ डिजाइन फेज पे जब प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उस पे ही हम करते हैं। जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था जहाँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आप मैं बता रहा था, उसमें कहा था कि जो कॉस्टिंग जो होती है वो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट की जो या प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग होती है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग की होती है। वो डिजाइन फेज से, आइडिया जनरेशन से शुरू हो जाती है, उसके उसके यूज, यूटिलिटी और उसके फिर डिलीशन तक वो होती है। तो काइजन की जो हम काइजन को अप्लाई करते हैं वो कब अप्लाई करते हैं? जब एक प्रोसेस डेवलप हो चुका होता है और उसमें वैल्यू इंजीनियरिंग लग चुकी होती है। वैल्यू इंजीनियरिंग इज ऑलरेडी देयर, वैल्यू एनालिसिस इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। स्टिल ऐसे मौके होते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है जिसमें हम कॉस्ट को फर्दर रिड्यूस कर सकें। तो वैल्यू एंड जो इंजीनियरिंग के बाद जो चीजें छूट गई हैं, जो डिजाइन में हम कॉस्ट नहीं कवर कर पाए, जो हम कॉस्ट को वहां पे नहीं रिड्यूस कर पाए, उसको हम जब वो प्रोडक्ट जो डेवलप हो चुका है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसकी असेंबली कर रहे हैं, उसका प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें हम जो वेस्टफुल और जो अननेसेसरी प्रोसेस हैं या अननेसेसरी चीजें, उनको हम हटाते हैं काइजन कॉस्टिंग में। और वो इंक्रीमेंटल छोटे छोटे कॉस्ट को हम कम करते चले जाते हैं, जो कि वैसे तो वो इंक्रीमेंटल छोटी होती है लेकिन वो ओवर द पीरियड एक ह्यूज कॉस्ट हो जाती है। तो आई थिंक मैं आपको ये सब समझाने में शायद सक्षम रहूंगा कि जो वैल्यू इंजीनियरिंग है वो जब प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जब डिजाइन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे उसका डिटेल एनालिसिस करके कॉस्ट को कम किया जाता है। और जो काइजन कॉस्टिंग है, जब वो प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी डेवलप हो गया है, अब आ गया है, उसमें उसके प्रोसेस को या उसके जो उसकी असेंबली को, उसकी लाइन को, जो उसकी वेस्टफुल जो चीजें हैं, जो जो इनएफिशिएंट प्रोसेस हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करके एक लंबे टाइम तक एक छोटी छोटी कॉस्ट को
आपको रिड्यूस करना होता है। तो दैट इज कॉल्ड द काइजन कॉस्टिंग। तो काइजन कॉस्टिंग इज द बेसिकली पोस्ट डिजाइन फिनोमिना। ये इन्होंने कुछ बताया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रोसेस ऑफ काइजन कॉस्टिंग क्या है? एक्टिविटी इन द काइजन कॉस्टिंग इंक्लूड द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है, जो मैंने कहा कि कब करेंगे, जब आपकी कोई प्रोसेस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब ये मैं जो कह रहा हूँ आपको कि वैल्यू इंजीनियरिंग से बाहर आ चुका, हालांकि वो स्टेप वही रिपीट होते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग वाले, प्रोडक्शन में, उसकी असेंबली में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में। ठीक है, जब आपका ऑलरेडी सिस्टम आ चुका है, उसमें हम ये कंटिन्यूस इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कैसे कम करते हैं? बाय एलिमिनेशन ऑफ द अननेसेसरी वर्क स्टेप। ठीक है, तो काइजन इंटेंडेड टू रिपीट द मैनी ऑफ द वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस को ये एक तरह से रिपीट करती है, लेकिन इसकी इसकी जो स्टेज होती है वो डिफरेंट स्टेज होती है। तो अब इन्होंने काइजन कॉस्टिंग वर्सेस वैल्यू इंजीनियरिंग जो आपको बताया, आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों का पर्पज ही जो है आपको वैल्यू को इंक्रीज करना होता है और उसकी कॉस्ट को कम करना होता है। लेकिन जो वैल्यू इंजीनियरिंग होती है वो डिजाइन फेज पे हो रखी होती है, और जो आपकी कॉस्टिंग है वो आपको जब आपका प्रोडक्ट आ गया है, वैल्यू इंजीनियरिंग के बाद जो चीज आप वहां पे नहीं कर पाए, हालांकि जो काइजन में बहुत कम स्कोप रहता है कॉस्टिंग को करने का, लेकिन वो कंटिन्यूस ओवर द लंबे टाइम तक होता है, तो वो एक सब्सटेंशियल बन जाता है। तो ये डिफरेंस आई थिंक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप इसको लिखने में सक्षम होंगे। दूसरा आपका काइजन कॉस्टिंग, सॉरी ये तो मैंने बता दिया, काइजन कॉस्टिंग वर्सेस वैल्यू इंजीनियरिंग। अब इसमें क्या है? मल्टीपल वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट कंटिन्यूस काइजन कॉस्टिंग। तो काइजन कॉस्टिंग के कुछ एक तरह से फायदे बता रहा है, ये क्या होता है। बेसिकली काइजन कॉस्टिंग में आपको जब आप एक प्रोसेस में इंप्रूव करते चले जाते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि जो काइजन कॉस्टिंग है इसमें आपका क्या करते हो, इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग तो है चेंज फॉर बेटर। ठीक है, अब चेंज फॉर बेटर करने पे जब आप किसी प्रोडक्ट में या किसी असेंबली में इसको लगाएंगे, तो उससे हो सकता है कुछ उसके इम्प्रूव्ड वर्जन भी आ जाएं। ठीक है, इम्प्रूव वर्जन भी आ सकते हैं, कम कस्टमर की यूटिलिटी उसकी बढ़ सकती है, उसकी फंक्शनैलिटी में चेंज आ सकता है। तो उससे आपको क्या होता है कि आपको ये मल्टीपल वर्जन भी डेवलप कर सकते हैं प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट आ सकते हैं, तो वो फायदा है। दूसरा आपको ये क्या करता है, एक जो है आपका काइजन में, क्योंकि एक लंबे टाइम तक होता है, इनिशियल कॉस्ट जब आपकी होती है उसको कंपटीशन आपका होता है मार्केट में, जैसे इनिशियल कोई प्रोडक्ट आया, फिर मार्केट में कंपटीशन आ जाता है, तो फिर आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। ठीक है, तो एक तो वहाँ आपको मदद करता है कि आप अगर काइजन लगा रखे हैं तो आपके कंपटीटर से आपकी कॉस्ट कम रहेगी, तो डेफिनेटली आप अच्छा अपना सेल कर पाएंगे और रिवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। उसके अलावा इसका एक फायदा और है कि आपको नया प्रोडक्ट कब लाना है और कब उस प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना है, ये आपको काइजन कॉस्टिंग से पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? रीजन मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि काइजन कॉस्ट क्या होता है, शुरू में आपका क्या होता है कि जब प्रोडक्ट आ चुका होता है, मार्केट में प्रेशर रहता है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, अब आप क्या करते हैं, इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करते चले जाते हैं, फिर आपका प्रेशर बढ़ता चला जाता है, तो मार्जिन भी आपके जो हैं, मार्जिन भी रिड्यूस होते चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक ऐसा स्टेज आती है जब आपके ना तो कॉस्ट फिर फर्दर कम नहीं हो सकती है और मार्जिन इतने रिड्यूस हो जाते हैं कि उसकी सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। तो इस स्टेज पे आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, इस स्टेज पे आपको एक नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है। तो ये आपको एक पैटर्न बता देता है, एक तरह से फोरकास्ट कर देता है एक तरह की, कब आपको आपको प्रोडक्ट लॉन्च कर देना चाहिए। ठीक है, कब आपको उस प्रोडक्ट को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन बनती चली जाती है, कॉस्टिंग जब रिड्यूस होती चली जाती है, प्रॉफिट मार्जिन भी ऐसे रिड्यूस होते चले जाते हैं। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है कि आप फर्दर फिर कॉस्टिंग रिड्यूस नहीं कर सकते और प्रॉफिट आपकी सस्टेनेबल इतने कम हो जाते हैं कि सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। तो दो फायदे हो गए, एक तो आपका क्या है कि आपको एक तो मल्टीपल वर्जन डेवलप हो सकते हैं, उसकी यूटिलिटी बढ़ सकती है, और आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बता देता है कि कब आपको एक नया वर्जन लॉन्च करना पड़ेगा प्रोडक्ट। फिर उन्होंने एक ये एक्सपीरियंस टोयोटा जो मैंने बताया था कि जो आपकी काइजन कॉस्टिंग आई है वो जापानीज कल्चर से उठ के आई है, राइट। मैंने आपको ये बताया था पहले भी कि आपका जो जापान से ही एक काइजन कॉस्टिंग आई थी, और काइजन क्या मोस्टली जो कॉस्टिंग टेक्निक है वो जापान से ही उठ के आई है। तो इन्होंने टोयोटा का एग्जांपल लिया है कि टोयोटा ने एक कोई 6 मंथ का प्लान बनाया था, उसमें इन्होंने एक सजेशन मांगे। सजेशन जो उन्होंने मांगे थे कि वो आपके मटेरियल कॉस्ट कम करने के लिए और इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर,
ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब है कि प्रोसेस को हम कैसे स्टैंडर्डाइज करें जिससे हमारी उसकी इनएफिशिएंसी खत्म हो जाए और वो प्रोसेस ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाए। तो उसके बाद इन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स और वैल्यू इंजीनियरिंग के एम्प्लॉय को भी मिलाया। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होती है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, आपने शायद ये पढ़ा होगा इंटरमीडिएट लेवल पे, टाइम एंड मोशन स्टडी करते हैं जिससे स्टैंडर्ड टाइम्स निकालते हैं और उसमें हम वेस्टफुल चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश करते हैं एक तरह से स्टैंडर्ड को बना के। वो वैल्यू इंजीनियरिंग मैंने आपको बताई दी है। तो इस सपोर्ट में इन्होंने कुछ सजेशन मांगे थे काइजन में, अबाउट 2 मिलियन सजेशन इनको मिले। ठीक है, बहुत सारे सजेशन मिले, सारे एम्प्लॉय ने इनको सजेशन दिए, रफली 35 सजेशन पर एम्प्लॉय मिले और इन्होंने कहा कि हमने 97% उनके सजेशन को अडॉप्ट कर दिया। तो मतलब आप देखो कि काइजन में कितना बड़ा दम है। वैसे अगर देखो कि काइजन में क्या होता है कि एक फोरम को ओपन किया जाता है। इंडस्ट्री में कैसे होता है मैं आपको ये बता देता हूँ, हालांकि ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि काइजन के लिए हमेशा एक आपकी पॉलिसी आती है काइजन में कि सजेशन ओपन किए जाते हैं कि आप अपने अपने एरिया में जाके क्या हम काइजन कर सकते हैं, किस तरह के प्रोसेस की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, आपकी जो वेस्टफुल और इनएफिशिएंट प्रोसेस हैं या इनएफिशिएंट वेस्टफुल एक्टिविटी हैं उनको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वो सजेशन मांगे जाते हैं पूरा, उसमें आपके लगा के टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है। मतलब जो आपके लास्ट लाइन में हेल्पर भी खड़ा है वहाँ पे, वर्कर हेल्पर जो भी है या उससे भी नीचे कोई है, उनसे सबसे सजेशन मांगे जाते हैं। तो उन सजेशन को फिर मैनेजमेंट रिव्यू करती है और रिव्यू के बाद फिर जो है उसको अप्लाई करते हैं, जो जो सजेशन जहाँ जहाँ लगने लायक होते हैं। तो एक ह्यूज इनपुट मिल जाती है मैनेजमेंट को। बेसिकली जब रूट लेवल से कोई चीज़ें सजेशन के लिए आती हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये तो मैंने आपको काइजन कॉस्टिंग के बारे में आई थिंक बताया। अब मैं आपको ये आपका कई बार सवाल ये भी आ सकता है कि वैल्यू इंजीनियरिंग और काइजन कॉस्टिंग में क्या फ़र्क है, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया, हालाँकि इन्होंने डिटेल में नहीं दिया हुआ है। और काइजन कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या फ़र्क है? ये सवाल आ सकता है आपके। एक तो डिस्टिंग्विश एक लास्ट सवाल जो आता है आपके पेपर में जिसमें आपको शॉर्ट नोट टाइप के लिखने होते हैं या वैसे भी कहीं छोटे-मोटे जगह 2 नंबर 3 नंबर या इस तरह से करने के लिए आ जाता है। तो आप मैं बेसिक डिफरेंस जल्दी से बता देता हूँ काइजन कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। मुझे ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जानते होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो ये आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, एक मैथमेटिकली आप पहले स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं कि मटेरियल इतना लगना चाहिए, लेबर टाइम इतना लगना चाहिए, ओवरहेड्स इतने लगने चाहिए। इस तरह से आप बना लेते हैं कि स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड के बाद फिर आप एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, आपको याद आ रहा होगा। और कंपेयर करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, उसमें उसके वेरिएंस निकालते हैं कि वो एडवर्स है या फेवरेबल है। फिर उसमें आप रीजन ढूंढते हैं कि क्या हमारे स्टैंडर्ड ठीक नहीं थे या हमारा कहाँ पे फ्लॉ है। तो उसको आप जहाँ पे आपके वेरिएंस आते हैं उनको पकड़ लेते हैं। तो अब आपको मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ध्यान आ गई होगी। और तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कॉन्सेप्ट में? एक तो ये तो एक कॉस्ट कंट्रोल है और ये कॉस्ट रिडक्शन है। यहाँ पे आप कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल मीन्स कि आपके पहले आपने स्टैंडर्ड यहाँ पे बना दिए हैं। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं और स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट? उसमें फाल्ट फाइंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहाँ दिक्कत आई। लेकिन यहाँ पे आपका कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ, यहाँ पे आपका कोई नो स्टैंडर्ड, यहाँ पे ऐसा कोई स्टैंडर्ड है नहीं। काइजन कॉस्टिंग तो एक ओपन फोरम टाइप का है कि भाई आप सजेशन इंप्रूवमेंट के लिए लाओ, हम क्या क्या चीज उसमें से वेस्टफुल और इनएफिशिएंट चीजों को हटा सकते हैं वो हम उसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये एक तो कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है और ये कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक है। ये क्या कहता है कि जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम ये मानते हैं कि जिस पीरियड के लिए हम स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हैं वो पीरियड मतलब उस टाइम कंडीशन अनचेंज रहेगी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। हम उसी के लिए तो स्टैंडर्ड बनाते हैं, इसी 2 महीने दो जो आपका प्रोडक्शन शेड्यूल है उसके हिसाब से हम बनाते हैं कि इसमें हमारे इतने मटेरियल लेबर इस तरह के स्टैंडर्ड होने चाहिए। वो स्टैटिक कंडीशन एक तरह से मानती है। और इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं, ये तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करता है। इसमें ऐसे कोई स्टैंडर्ड या पहले कोई प्री डिटरमाइन नहीं होता, ये तो चलता रहता है। कहीं भी आप जहां आपको बेस्टफुल दिखती हो एक्टिविटी वहां पे उसको उसको कर्व करना है। ये इन्होंने बताया कि ये एक स्टैटिक कंडीशन में काम करता है। मतलब स्टैटिक मतलब एक ओवर द पीरियड आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं, उसी में आप कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड आपके वेरिएंस ढूंढने की और वो सब करने की। लेकिन ये आपकी डायनेमिक कंडीशन है। डायनेमिक कंडीशन मतलब क्या है कि रोज आपको सोचना है कि कहाँ इनएफिशिएंसी है, कहाँ इनएफिशिएंसी है, उसको प्लग करते जाना है। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट में फर्क हो गया। दूसरा आपकी टेक्निक्स क्या है?
ये स्टैंडर्ड को आप किसी फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं, इसमें भी एक फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं, लेकिन ये इसमें मंथली बेसिस पे या और भी दूसरे बेसिस पे आप वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस स्टैंडर्ड रहता है, यहाँ पे कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं रहता, यहाँ पे एक नॉमिनल वैल्यू जरूर आ सकती है कि इस टर्म में हमें करना है। कॉस्ट आर कंट्रोल्ड यूजिंग द वेरिएंस एनालिसिस, जो आपको मैंने पहले ही बताया, जब वेस्ट आपके वेरिएंस कैसे निकलते हैं स्टैंडर्ड से एक्चुअल का, आप देखते हैं क्या फर्क है। इसमें क्या है, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं इम्प्लीमेंट करके काइजन, काइजन मतलब इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और हम फिर टारगेट प्रॉफिट को अपने अचीव करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे टारगेट प्रॉफिट और में जो गैप आ रहा है, जिससे हमारी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है और हमारी टारगेट प्रॉफिट है, उसमें जो गैप आ रहा है उसको हम रिड्यूस करते हैं बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेट करती है कि भाई आपका स्टैंडर्ड क्यों नहीं मैच हुआ, ठीक है। इसमें भी मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेट करती है कि भाई काइजन क्यों नहीं हुआ, और इसमें क्या होता है, एम्प्लॉइज के प्रति क्या एक रवैया रहता है, ये देखा जाता है कि भाई कोई अगर स्टैंडर्ड मैच नहीं हुआ तो एम्प्लॉय की उसमें गलती होगी। जैसे लेबर टाइम, अगर मान लो लेबर स्टैंडर्ड एडवर्स हो गए, दैट मीन्स ये माना जाता है कि वर्कर ने काम नहीं किया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि इसमें आप सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आप एम्प्लॉय को एज ए कॉज ऑफ कंसर्न मानते हैं, एक रीजन मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। तो विद दिस आई थिंक आई क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन कॉस्टिंग। तो आपको काइजन कॉस्टिंग के बारे में लिखना हो तो आप 4-6 पॉइंट समराइज कीजिए कि काइजन कॉस्टिंग इज ए जापानीज concept that focus on the continuous change, continuous improvement in the process, product, assembly, etc. है जो वैल्यू एनालिसिस में हमने जो डिजाइन वेट पे वैल्यू इंजीनियरिंग के टाइम जो हम कॉस्ट को नहीं कम कर पाए, वो हम अगले फेज में जब प्रोडक्ट ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उसमें प्रोसेस में उसके डेवलपमेंट करके उसके कंपोनेंट्स जैसे मटेरियल, लेबर, इन सब में कंटिन्यूस कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए चले जाते हैं। हालांकि ये और वैल्यू इंजीनियरिंग के जो वैल्यू इंजीनियरिंग के टर्म में इसकी जो हम यहाँ सेविंग कर पाते हैं वो सब्सटेंशियल लो होती है, और ये हमें क्या क्या फायदे करता है, एक तो कॉस्ट की रिड्यूस करता है, दूसरा हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देता है, नए प्रोडक्ट की मल्टी फंक्शनलिटी बना सकता है जो हम पहले हम पढ़े थे कि नए आयाम दे सकता है प्रोडक्ट को। एक ये भी आपको एडवांस में बताने की कोशिश करता है कि आपको कब प्रोडक्ट चेंज कर देना चाहिए, फर्दर उसमें कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबिलिटी है नहीं है। उसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ आपने जो ये 2-3 चीजें जो डिफरेंस है वो आपने पढ़ ली है। तो आई थिंक आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इफ एनीथिंग लेफ्ट बिहाइंड लेट मी नो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप जो है इसको नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको नई क्लासेस मिलती रहेंगी। मैं कंटिन्यूसली क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल डालता रहूँगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा ले सकें।